यस, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? नमस्ते सभी को। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सबको याद है? बल तथा दाब पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? जिसमें हमने बल के बारे में बात की थी। सभी को गुड आफ्टरनून। तो बेटा, बल क्या है ये हमने पढ़ लिया, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है ये भी हमने देख लिया, है ना? बल के प्रकार हमने देख लिए। तो मुझे जल्दी से कोई ये बताइए बेटा कि बल जो है कितने प्रकार के हैं। हमने पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि कितने प्रकार के बल होते हैं, और उनके भी प्रकार बिल्कुल सही किरातपुर और यूपीएस डोमेला ने कहा है। दो प्रकार के बल है ना। सीएस बादवा यू कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर, वेरी गुड बच्चे। दो प्रकार के वे कौन कौन से बल होते हैं, जरा बताइए। बताएंगे आप लोग मुझे कौन कौन से संपर्क और असंपर्क या गैर संपर्क बल। यूपीएस डोमेला, वेरी गुड। ठीक है, दो प्रकार के मुख्य रूप से दो प्रकार के बल है। वो है संपर्क और गैर संपर्क या असंपर्क बल, है ना? जिसे हम कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, संपर्क बल में कौन कौन से बल आते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। और गैर संपर्क या असंपर्क बल में कौन कौन से बल आते हैं? जो दो प्रकार के बल आपने बताए ना, उन सभी में जो, यस, क्या न्यूटन में मापा जाता है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है बेटा, न्यूटन का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? NEWTON कर दीजिएगा। ओके, चलिए, गुड। तो बेटा, दोनों प्रकार के बल कौन कौन से हैं हमने बता, तो बच्चों ने बता दिया। उन बलों में यानी कि संपर्क बल के दो उदाहरण बताइए। जल्दी से बताएंगे मुझे कि हम रिवाइज करें पिछली क्लास में जो पढ़ा, याद नहीं आ रहा आपको? जी, बोलिए। घर्षण बल और पेशीय बल, है ना? जो किस में आता है? संपर्क बल में आता है। जो गैर संपर्क बल में आता है उसमें कौन कौन से बल आते हैं? आप जल्दी से बोलते जाइए, हम रिवाइज कर लेते हैं जरा। थोड़े बहुत भूल गए होंगे आप लोग, है ना? चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो बल है, बल के प्रकार, बल किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो इसको जरा रिवाइज करते हैं। बल किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं, है ना? उसके बाद हमने देखा कि बल के जो नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो बल जो होता है, देखो बेटा, बल के नियम में क्या क्या आता है। जब किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करता है ना? है कि नहीं? जब किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाया जाता है, दो या तीन या चार व्यक्ति एक साथ बल लगा रहे हैं, तो क्या हो जाता है बेटा? सभी बल आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करता है कि नहीं? चलिए, उसके बाद अगला नियम क्या है बेटा? विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु पर लग रहे बल को कम कर देता है ना? जैसे कि दो व्यक्ति हैं, वो एक वस्तु है, उसको दोनों तरफ से अपना बल लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या होने वाला है बताइए? जी हाँ, क्या होगा? तो उस वस्तु पर लग रहे बल को वो कम कर देता है। इसमें क्या हो जाता है? कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाता है ना? दोनों जो बल होते हैं, कुल बल जो होता है दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाता है। अब बेटा, अगला जो है वो है, सॉरी, अब देखिए, देखो बल के बारे में अगर हम कहें तो बल जो है, बल लगने पर किसी भी वस्तु की आकृति में बदलाव आ जाता है। बेटा, आपके घर में आपकी मम्मा या आपके घर में किचन में जो भी खाना वगैरह बनाते हैं, उनको आटा गूंथते हुए देखा है आपने? देखा है ना? तो जब आटा गूंथते हैं तो उसमें बल लगाया जाता है ना? तो जब बल लगाकर आटे को गूंथते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? उसकी आकृति में चेंज आ जाता है ना? पहले जो पाउडर होता है उसको पानी के साथ मिक्स करके जब उसको बल लगाकर गूंथा जाता है, तो उस वस्तु की क्या हो जाती है? आकृति में बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो बल लगने पर किसी भी वस्तु की जो आकृति है उसमें क्या आ जाता है बेटा? बदलाव आ जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद तो इस तरह से हमने ये सारी बातें हमने कर ली। अब देखो बेटा, तो तुमने मुझे बताया कि
उसकी जो बल होते हैं, बल की दिशा में परिवर्तन आ जाता है, आकृति में परिवर्तन आ जाता है, ये सब हमने देख लिए। अब बेटा जो नेट फोर्सेस यानी कि कुल जो बल होता है, टोटल जो बल होता है, उसी को हम नेट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है किरातपुर। तो बेटा अगला हम देखने वाले हैं, तो हमने देखा कि बल के प्रकार जो है वो हमने देखा, गैर संपर्क बल, संपर्क बल, वो सब जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने उसमें एक बल को पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, है ना, स्थिर वैद्युत बल के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में। आपको याद है बच्चों? तो बताइए मुझे, स्थिर वैद्युत बल पढ़ा था, वो संपर्क बल है कि गैर संपर्क बल है? और हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी पढ़ा था, क्या वो संपर्क बल है, गैर संपर्क बल है? बताइए जल्दी जल्दी से मुझे आंसर कीजिए। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संपर्क बल है या गैर संपर्क बल है? मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्थिर वैद्युत बल, है ना। तो स्थिर वैद्युत बल जो है वो क्या होता है? वो गैर संपर्क है या संपर्क बल है? ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, CS बादुआ के बच्चों ने कहा है असंपर्क बल या गैर संपर्क बल। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, हमने जो गैर संपर्क बल में एक पढ़ा था स्थिर वैद्युत बल पढ़ा था, है ना। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक स्वेटर है। ठीक है, सर्दियों के दिन है तो आप सभी स्वेटर पहनते हो, हम सभी स्वेटर पहनते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक स्वेटर है और यहाँ पर क्या दिया गया है बेटा? एक गुब्बारा दिया है। क्या बच्चों ने ऐसा कुछ करके देखा है बेटा? आप मुझे बताएंगे, जब आप एक गुब्बारे को स्वेटर से ऐसे रगड़ते हो ना, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो जो गुब्बारा है वो आपके पास ही, यानी कि जो स्वेटर है उसके पास एकदम आकर्षित होकर आता है। क्या कभी ध्यान दिया है? पिछले क्लास में हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि कंघी को, वेरी गुड, टेक्नोस्पार्क सीमा रावत जी ने बच्चों के फोटोज भेजे हैं बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो बेटा आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा करके देखा है? फिर मैंने आपको बताया था जो कॉम है, जो आप कंघी करते हो उसके बाद छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। क्या वो जादू है क्या? उसको जादू कहते हैं हम। बताइए आप लोग मुझे, वो क्यों होता है? कभी सोचा है बच्चों आपने? किस कारण से होता है वो? बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर एक ऊनी स्वेटर है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस गुब्बारे को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो पॉजिटिव है लाल रंग में, ये प्रोटॉन्स है, और ये जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ पर स्वेटर देखिए बेटा, स्वेटर में भी बहुत सारे प्रोटॉन्स है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। दिखाई पड़ रहा है आपको? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। नेगेटिव और जो है पॉजिटिव चार्जेस दिखाई पड़ रहे हैं सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। स्थिर वैद्युत, जी हाँ, स्थिर वैद्युत फोर्स की वजह से ये होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिएगा आप। ठीक है, इस गुब्बारे को मैं क्या करने वाली हूँ, इस स्वेटर के साथ ऐसे रगड़ रही हूँ। देखा आपने? मैंने रगड़ दिया इसको। अब क्या देखा आपने? अब बच्चे मुझे बताइए, अब कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा है आपको स्वेटर के ऊपर? क्या आपने देखा? आपने क्या ऑब्जर्व किया, मुझे बताइए। स्वेटर पर आप किस प्रकार के कण दिखाई पड़ रहे हैं बेटा आपको? जल्दी जल्दी से बताइए, किस प्रकार के आवेश दिखाई दे रहे हैं? पहले तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहे थे? पॉजिटिव चार्ज भी थे और नेगेटिव चार्ज भी थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी थे, है ना, और प्रोटॉन्स भी दिखाई पड़ रहे थे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये गुब्बारा मैं ऐसे छोड़ूंगी ना, इसको दूर से ऐसे छोड़ूंगी तो देखिएगा आप, देखा आपने, ये इस स्वेटर की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। देखा सबने? हम्म, यस, देखो, है ना। तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ।
एक और बार दिखाएं हम आपको, चलिए एक और बार। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान से देखना स्वेटर को। स्वेटर पर क्या है, दोनों प्रकार के चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्जेस भी है। गुब्बारे में भी क्या है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। जब मैं इस गुब्बारे को इसके ऊपर से ऐसे रगड़ूंगी तो क्या होगा, तो क्या होता है, तो घर्षण के कारण, ठीक है, किसके कारण, घर्षण के कारण ऊनी कपड़ों में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गुब्बारे में चले जाते हैं, है ना। और गुब्बारे पर अब कैसा आवेश हो जाता है बेटा, बताइए। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है ना, आप सबको पता है, इसलिए गुब्बारे में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। देखो, इस गुब्बारे में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस स्वेटर के ऊपर थे वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है उस गुब्बारे पर जमा हो जाते हैं, है ना। इससे गुब्बारे पर क्या हो जाता है, एक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। अब ऊन पर, जो ऊनी कपड़ा है उस पर देखिए बेटा, जो ऊनी कपड़ा है उसके ऊपर जब गुब्बारा हमने रगड़ा तो सारे जितने भी ऋणावेशित कण थे वो सभी गुब्बारे पर चले गए, है ना। जब गुब्बारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ऊनी कपड़े कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। देखा आपने, इलेक्ट्रॉनों की कमी लग रही है ना उसमें। इससे ऊनी कपड़े पर एक धनात्मक धनात्मक आवेश रह जाता है। तो जब गुब्बारे के ऊपर ऋणात्मक आवेश और जो हमारा स्वेटर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे आकर्षित होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है कि नहीं। दो चार्जेस जो समान आवेश होते हैं, है ना, जैसे दो ऋणात्मक दो धनात्मक, एक दूसरे को क्या करते हैं, वे प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, ऋण और धन आवेश। वेरी गुड, यूपीएस भोरकला के बच्चों ने कहा है। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये समझ में आया आपको कि हम इस तरह से जब गुब्बारे को स्वेटर के साथ रगड़ते हैं थोड़ी देर बाद वो दोबारा उस स्वेटर की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब गुब्बारे को इसके साथ रगड़ा जाता है तो इसके जो ऋणात्मक कण होते हैं वो गुब्बारे में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जब उसको पास लेकर आते हैं, जो स्वेटर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इस नेगेटिव चार्ज से ये क्या हो जाता है बेटा, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का स्थिर वैद्युत बल है। आई होप ये क्लियर हो गया है सभी बच्चों को। चलिए बेटा, अब हम अगला देखने वाले हैं दाब। दाब या प्रेशर किसको कहा जाता है, ठीक है। दाब या प्रेशर किसको कहा जाता है, चलिए अब देखो बेटा, दाब जिसे प्रेशर कहते हैं, जो दाब है वो क्या है, एक इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले बल को दबाव या दाब कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। अतः किसी वस्तु द्वारा लगाया गया दबाव उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि सतह छोटी है तो कैसा होगा प्रेशर वहां पर, तो दबाव की मात्रा अधिक होती है। अगर सतह बड़ी है तो दबाव की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो दाब की जो एसआई इकाई है वो क्या होता है बेटा, पास्कल कहा जाता है, जिसको कैसे लिखा जाता है, पी ए करके लिखा जाता है, ठीक है। तो दाब यानी कि प्रेशर की एसआई इकाई क्या है, पास्कल है। या इसको हम कैसे लिखते हैं, एन बटे एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बेटा दाब की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट कैसे लिखते हैं हम लोग, उसको पास्कल लिखते हैं या एन बटे एम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, उदाहरण देखिए आप। देखो सुई या कील है ना, एक कील है, जो कील होती है उसका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। इसीलिए जब हथौड़े से सुई पर अधिक बल लगाया जाता है तो सुई पर क्या हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है और वो आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। तो ये सब मैं बता रही हूँ बेटा, जो हम लोग दैनिक जीवन में जो दाब है वो किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है आपको। अब देखो बेटा, हमारे जो स्कूल बैग्स है ना, आपके स्कूल बैग्स है, ये जो कंधे में लटकाने वाले बैग्स वगैरह जो होते हैं,
देखो बेटा, अगर उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, जैसे हम कंधे पर लटकाते हैं, जो पट्टियां लटकाते हैं, अगर वो पतली होती है तो आपको क्या महसूस होता है? अगर वो मोटी जो है, सॉरी, जो है पत्तियां, जो उसकी पट्टियां होती है वो चौड़ी पट्टियां होती है, तो कोई फर्क पड़ता है आपको? बता सकते हैं आप मुझे? कंधे पर लटकाने वाले जो बैग्स हैं, आपके स्कूल बैग्स ही ले लीजिए। आप कंधे पर लटका के जाते हो ना, भारी भरकम बैग होता है आपका, बहुत सारी किताबें लेके जाते हो आप, स्कूल्स में लेकर आते हो। तो अगर आपका बैग की जो पट्टियां हैं वो पतली पट्टियां हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? और जो अगर वो चौड़ी पट्टियां हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बताइए बच्चे। मैं देखती हूँ आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। यस, क्या कहा है बच्चों ने? हाँ बेटा। तो देखो, कंधे पर लटकाने वाले बैग में हमेशा पतली पट्टियों की बजाय चौड़ी पट्टियां होनी चाहिए, ताकि बैग पर लगने वाले जो बल है उसके कारण कंधे पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके, है ना? तो अगर चौड़ी पट्टियां होंगी तो दबाव कम पड़ेगा, अगर पतली पट्टियां होंगी तो आपके कंधे पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा, है ना? यस, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब काटने या छेदने के लिए उपयोग की जाने वाले औजारों के किनारे हमेशा कैसे होते हैं? तीखे होते हैं, पैने होते हैं, है ना? क्योंकि जब कोई व्यक्ति औजार पर बल लगाता है तो उसके तीखे किनारे कम सतह क्षेत्र के कारण अधिक दबाव डालते हैं और वस्तु आसानी से कट जाती है कि नहीं? तो बेटा, आप चाकुओं का उपयोग करते हो या फिर कोई कोई चीज छेदने के लिए उपयोग करते हो, तो अगर वो तीखा है तो क्या करना पड़ता है बेटा? उस पर क्या, जब दबाव डाला जाता है तो वस्तु जो है आसानी से कट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके तीखे किनारे जो है कम सतह क्षेत्र के कारण अधिक दबाव डालते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे जाते हैं। अब देखो, ट्रैक्टर देखे होंगे आपने, है ना? तो ट्रैक्टर के दोनों टायर जो होते हैं काफी कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं वो चौड़े? इससे जमीन पर ट्रैक्टर का दबाव कम हो जाता है, इससे कीचड़ भरे मैदान में भी ट्रैक्टर चलाना आसान हो जाता है कि नहीं? देखो, चौड़ा है तो वहां पर क्या होगा? दबाव कम पड़ेगा, यानी कि प्रेशर कम होगा। ठीक है? तो ट्रैक्टर के दोनों टायर चौड़े होते हैं क्योंकि इससे जमीन पर ट्रैक्टर का दबाव कम हो जाता है, इससे कीचड़ भरे मैदान में या फिर खेतों में ट्रैक्टर को चलाना आसान हो जाता है। अब देखो बेटा, ऊंट जो होते हैं, ऊंट को देखा है किसी ने? ऊंट को क्या कहा जाता है बच्चों, बताइए मुझे। यस, ऊंट को क्या कहा जाता है? वेरी गुड बच्चे, चिपीली कोटी आदमपुर से बच्चों ने चित्र भी बना के भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। यस, दबाव कम हो जाता है। आंसर्स बोल रहे बेटा। ऊंट जो है वो क्या है? वो रेगिस्तान में पाया जाता है ना? शिप ऑफ द डेसर्ट कहा जाता है, जो है इसको, किसको? यस, रेगिस्तान का जहाज। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेसर्ट कहा जाता है ना? क्यों? क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि उनका जो उनके जो पैर, उनकी जो बॉडी होती है वो रेगिस्तान में चलने, वहां पर सरवाइव करने के लिए बनी होती है ना? अब देखो बेटा, ऊंट जो है रेत में आसानी से चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जो होते हैं वे चौड़े होते हैं, जिससे वो रेत में आसानी से चल सकता है। दूसरी ओर मनुष्य रेत पर उतनी आसानी से नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उनके पैरों की सतही क्षेत्रफल कम होता है और इसीलिए उनके पैर रेत में धंस जाते हैं, है ना? हमारे पैर जो है रेत में धंस जाते हैं, लेकिन ऊंटों के पैर जो है कभी कहाँ पे नहीं धंसते। बिल्कुल सही, यहाँ रेगिस्तान में रेत में नहीं धंसते हैं। क्यों? उनके पैर चौड़े होते हैं। अब चौड़ा है तो कैसा होगा? वहां पर प्रेशर जो है कम पड़ेगा, तो वो आसानी से चल सकता है ना? यस, ऊंट के पैर गद्देदार और चौड़े होते हैं। वेरी गुड। चलिए अब देखो बेटा, आपने मजदूरों के सर पर पगड़ी पहनकर वो बोझा ढोते हैं, देखा है आपने?
कई लोग होते हैं जो इस तरह से लोड लेते हैं, है ना, वो अपने सर पर पगड़ी या मोटा कपड़ा कुछ रखते हैं, उसके बाद लोड को रखते हैं सर के ऊपर। ऐसा रखने का कारण क्यों, क्या है बेटा, बता सकते हैं मुझे? क्यों बांधते हैं सर से पगड़ी या मोटा कपड़ा कुछ रखते हैं? क्या कारण है बताइए? जो उनके सर पे जो भार होता है ना, उनको भोजा ढोना जो है आसान हो जाता है, तो ताकि प्रेशर जो है वो कम पड़े उनके सर पर, है ना। तो इसीलिए मजदूर जो होते हैं वो जब भी अपने सर पे भोजा ढोते हैं तो वे एक पगड़ी या मोटे कपड़े का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, दाब कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और उन्हें जो भार है उसको लेने में आसानी होती है ना। चलिए अगला देखिए बेटा। अब भार उठाने वाले जो वाहन होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स देखे हैं आपने, बड़े बड़े जो गाड़ियां होते हैं जिनमें कि भोज को, बड़े बड़े भार उठाने वाले जो गाड़ियां होते हैं, उनमें जो है चार की जगह अधिक पहिए का उपयोग किया जाता है। ये क्यों होता है, आपने देखा है तो बताइए। इस तरह की गाड़ी आपने देखी है जिसमें बहुत बहुत सारे पहिए होते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े पहिए होते हैं। अब इससे क्या होता है बेटा, ये जो पहिए होते हैं इनका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, इससे सड़क जो है, सड़क के तल पर लगने वाला दाब जो है कम हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है? हो गई है तो बता दीजिए। चलिए, तो ये सबको क्लियर हो गया है ना। चलिए एक और बार। एक इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले बल को दाब या दबाव या प्रेशर कहा जाता है। अतः किसी वस्तु द्वारा लगाया गया दबाव उसके पृष्ठीय क्षेत्र फल पर निर्भर करता है। यदि सतह छोटी है तो दबाव की मात्रा अधिक होती है, और यदि सतह बड़ी है तो दबाव की मात्रा कम होती है। और दाब का एसआई इकाई क्या है बेटा? पास्कल है, जिसे हम पी से लिखते हैं या Nm² लिखते हैं। ठीक है, अब उदाहरण आपको बताया था कि सुई या एक कील को, कील जो होती है उसका सिर नुकीला होता है, इसका जो क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बहुत छोटा होता है। इसीलिए जब हथौड़े से कील या सुई पर अधिक बल लगाया जाता है तो सुई पर दबाव बढ़ जाता है, वो आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है। फिर दूसरा उदाहरण आपको बताया, क्या बताया बेटा? यस, कंधे पर लटकाने वाले बैग में हमेशा पतली पट्टियों की जगह चौड़ी पट्टियां जो है होनी चाहिए या होती है, ताकि बैग पर लगने वाला जो बल है उसके कारण कंधे पर पड़ने वाला जो दबाव है वो कम हो जाता है। अगला बताया आपको मैंने, काटने और छेदने के लिए उपयोग की जाने वाली जो औजारें होती है उनके किनारे हमेशा तीखे होते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति औजार पर बल लगाता है तो उसके तीखे किनारे कम सतह क्षेत्र के कारण अधिक दबाव डालते हैं और वस्तु आसानी से कट जाती है। फिर हमने एग्जाम्पल बताया आपको बेटा ट्रैक्टर का, है ना। ट्रैक्टर के दोनों टायर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, क्योंकि इससे जमीन पर क्या होता है, ट्रैक्टर का दबाव कम हो जाता है। इसीलिए जो ट्रैक्टर है वो कीचड़ भरे स्थल पर भी आराम से चलाया जा सकता है, वो धंसता नहीं है। ऊंट की बात की हमने, तो ऊंट जो है मनुष्य के मुकाबले अधिक बहुत ही आसानी से चल सकता है रेत रेत में, है ना, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं, चौड़े होते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी जो पैरों की जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, तो प्रेशर वहां पर कम लगता है, तो रेत में वे धंसते नहीं है। फिर मजदूरों के सर पर हमने कहा पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान हो जाता है, जिससे उनका प्रेशर कम हो जाता है। भार उठाने वाले वाहनों में चार की जगह अधिक पहियों का उपयोग किया जाता है, जिससे पहियों के संपर्क क्षेत्र बढ़ जाने से उसके द्वारा सड़क के तल पर लगने वाला दबाव जो है कम हो जाता है ना। तो ये सभी बातें बेटा आप लिख कर रखिए, नोट करके रखिएगा। यस, थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला, इंटरेस्टिंग क्लास मैम कहा है उन्होंने। सीमा रावत जी ने भी नाइस क्लास मैम कहा है। कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर, वेरी नाइस क्लास है। थैंक यू सो मच, आप सबके फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए बेटा, अब हम देखते हैं जो है दाब मापी के बारे में देखते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, जिसे कहा जाता है एनेरॉइड बैरोमीटर या निद्रव दाब मापी। ठीक है, निद्रव निद्रव दाब मापी या एनेरॉइड बैरोमीटर, वो क्या होता है देखते हैं। तो वायु दाब, ठीक है, वायु दाब निद्रव दावमापी से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होते हैं। डिब्बे के अंदर की हवा क्या किया जाता है बेटा, निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह जो है अंदर दब जाती है, ठीक है, और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। और सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी जो है वो दब जाती है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बेटा, कमानी है, देखो पैमाना है, धातु का डिब्बा, संकेतक, लीवर। ठीक है, तो एग्जाम में बेटा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो निद्रव दाब मापी है, बैरोमीटर है, इसको आपने क्या करना होता है, लेबल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, रेखांकित करना पड़ेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से सीख कर रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक धातु का डिब्बा होता है, एक कमानी होती है, एक पैमाना यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक लीवर है, और ये संकेतक है। तो डिब्बे के अंदर की जो हवा है वो निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी जो है वो दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। ओके, इससे लगे लीवर पर एक संकेतक पॉइंटर जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंटर है जिसे संकेतक कहते हैं हिंदी में, जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग देता है। यहाँ पे देख सकते हो ना बेटा, पैमाना लगा हुआ है, रीडिंग्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, 75, 76, 77 करके लिखा हुआ है। तो ये संकेत जो है, जो पॉइंटर है जो से जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, इसका रीडिंग आपको बताएगा कि कितना जो है दाब है। अब स्थान के सापेक्ष वायु दाब में परिवर्तन हो सकता है ना। तो वायुमंडलीय दाब अथवा वायु दाब विभिन्न वायु दाब मापियों द्वारा मापा जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर वायु दाब का मान अलग अलग हो सकता है। अब देखो बेटा, समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या कहा मैंने, समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है, अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायुदाब बदलता है। इस कारण किसी स्थान का वायुदाब ज्ञात करके उसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो ज्ञात की जा सकती है। तो ये तो थी किसके बारे में, हमने आपको बताया निद्रव दाब मापी के बारे में बताया, एनेरॉइड बैरोमीटर के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो इस ये चीज चैप्टर बेटा आपने बनाया भी है, ये सब बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है बच्चों। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है बैरोमीटर, जो एनेरॉइड बैरोमीटर है उसका चित्र बनाया हुआ है, कितने प्यारे तरीके से, नीट रिप्रेजेंटेशन है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बनाया हुआ है। तो एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो बेटा आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ी और बातें हम करेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।